सा देखो, सबके पास दो कान है, एक कान किसी के पास भी नहीं। ईश्वर ने देखो कितना अच्छा बनाया है, दो कान दिए सभी को सुनने के लिए। एक कान यदि ठीक से फंक्शन नहीं करे तो दूसरा भी कर ले, बट दोनों साइड कान का पर्पस ये है कि यदि हम कार भी यदि ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें शोर पता चल जाता है कि इधर से बाहर से कौन सी तरफ से आवाज आ रही है, तो हमारा मूवमेंट उसी हिसाब से हो जाता है। तो इसीलिए ईश्वर ने हमें दो कान दिए हैं ताकि हम दोनों साइड से मैनेज कर सकें, और आगे तो आगे अपने आप ही मैनेज हो जाता है। तो दो कान है हमारे, है ना। और इनका काम सिर्फ सुनना ही नहीं है, इनका काम बैलेंसिंग का भी है। महत्वपूर्ण काम हमारा बैलेंस, जो हम चल रहे हैं, जो जमीन हमें दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग में हमारे शरीर को हम किस तरीके से बैलेंस बना के रख रहे हैं, ये भी हमारे कान का ही काम। इसलिए जरूरी है ना टेक केयरिंग उसकी, नहीं तो हम चल भी नहीं पाएंगे, बैलेंस ही नहीं बनेगा, हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो कान के लिए जरूरी है कि कान की टेक केयरिंग हमें सीखना चाहिए। तो देखो ये कान का एक स्ट्रक्चर हो रहा है, कान यहाँ से हमें इतना सही दिखाई दे रहा है, बट इसके अंदर है ना कान को, जो मैंने पढ़ा है मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आगे आप इसके बारे में और अच्छे से जान सकें कि कान अपना फंक्शन कैसे करता है, प्रोसेस कैसे होती है कान के अंदर। तो कान की जो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो कान के कुछ पार्ट जो है एक्सटर्नल, बाहर से जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या हो गया कि जो भी बाहर आवाजें आ रही हो, तरंगें आ रही हो, हमारे कान के यहाँ से केनाल सभी साफ करते रहते हैं ना उसको, ये ऑडिटरी केनाल या कह सकते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से वेव्स अंदर जाती हैं, अंदर एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक पर्दा जैसा लगा हुआ रहता है, ये यहाँ से गया छेद में, अंदर गई आवाज, एक पर्दा जैसा है जहां साउंड टकराती है। और 3 बोन है, 3 हड्डियां हैं। सबसे छोटी हड्डी कान की मानी जाती, क्यों मानी जाती? क्योंकि ये वाइब्रेट करती है, ये साउंड से वाइब्रेट होती है। तो 3 हड्डियां हैं जिनमें आवाज टकराती है, मेलस, एंकस और स्टेपिस। ये तीनों हड्डियों में से आवाज टकरा के, ये मिडिल ईयर का पार्ट है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ये जो बोन है ये हमारे मिडिल ईयर का पार्ट है। यहाँ से साउंड टकरा के और आगे इंटरनल ईयर में जाती है। इंटरनल ईयर में पूरा का पूरा लिक्विड है, पूरा लिक्विड है अंदर। अब लिक्विड के अंदर वेव्स गई और वहां वेव्स वहां से हमारे अंदर जो है नर्व है, वो नर्व ब्रेन तक सेंसेशन लेके जाती है। कितनी अच्छी प्रोसेस है ना। हम और डिटेल में इसको जानेंगे कैसे हमें आवाज सुनाई आती है कान में। यहाँ से हमारे अंदर वेव्स जाती हैं और अंदर ये जो वेव्स हैं ये अंदर जाने के बाद आप लिख भी सकते हैं, देखो और अच्छे से समझ में आएगा यदि आप सब लिखेंगे तो, क्योंकि ये चीजें एकदम से समझ में नहीं आती। मैं तो अब इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, तो मुझे अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई है, बट आप लोगों के लिए बहुत नई है। तो थोड़ा सा आप इसको समझने का और लिखने का प्रयास करें कि हमारे कान है, कान से हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर से वेव्स अंदर जा रही हैं, अंदर जाने के बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये पर्दा है कान का, ये पर्दे के ऊपर साउंड टकराती है और टकराने के बाद में साउंड को और तेज गति मिल जाती है। हड्डियों में जब साउंड आता है ना तो ये और ज्यादा उस गति को बढ़ा देती है, साउंड की गति को बढ़ा देती है। तो ये जो ऑरिकल्स हैं ये बाहर से, यहाँ से आप लिखिए कि जो है साउंड वेव हमारे बाहर से टकराई और अंदर गई ऑडिटरी केनाल में, फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। अब ये मिडिल ईयर का पार्ट है, मिडिल ईयर में 3 बोन है, मेलस, एंकस और स्टेपिस, तीनों से होके गुजरना पड़ता है। ये जो बोन है ना इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे घोड़ा नहीं चलता वैसा स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ टकराती है और टकराने के बाद फ्लूइड में जाती है, इंटरनल ईयर में जाती है। इंटरनल ईयर में बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ, उसके अंदर एक कॉकलियर, एक जो है ऐसी गोल गोल संरचनाएं रहती हैं, उन गोल संरचनाओं में से होकर नर्व आगे निकलती है और उसके ऊपर ऐसा ये जो ऊपर ये तितली जैसी जो गोल रिंग दिखाई दे रही है ना, इसमें वेस्टिब्यूल रहता है। ये वेस्टिब्यूल ही है जो हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अभी मैंने बताया ना कि इसका मेन फंक्शन हमारा बैलेंसिंग का है। तो जो इंटरनल ईयर है ना, इसके अंदर जो फ्लूइड है ये बैलेंस करने का काम करता है।
अब ये गर्दन को माने इधर से इधर घुमाया और ऐसे घुमाया तो चक्कर आ जाता है ना। तो ये चक्कर इसलिए आ जाता है क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर जो ये कॉकलियर है ये लटका हुआ रहता है ऐसे, और ये लटका हुआ रहने की वजह से एकदम से फ्लूइड में बैलेंस इम्बैलेंस हुआ पानी में, तो उसको समझ नहीं आता कि किधर से किधर इंसान हो रहा। तो ये इंटरनल ईयर जो है ना, इसमें एंडोलिम्फ होता है और कॉकलियर डक्ट होती है जो इसको मैनेज करती है। इनमें ना छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं रहती है, हेयर रहते हैं। वो हेयर एकदम से जब प्रेशर होता है ना तो एकदम से वो झुक जाते हैं और फिर वापस खड़े हो जाते हैं, फिर झुक जाते हैं, फिर वापस खड़े हो जाते हैं। ये सेंसेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाता है और इससे हमारा बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। ये नर्व रहती है, 8th नंबर की जो नर्व रहती है वो हमारा सेंसेशन को ब्रेन में लेके जाती है और वहां से जो है निकल के आता है कि हमने क्या सुना, क्या देखा। ब्रेन को कंप्यूटर यूं ही नहीं कहा जाता। ब्रेन और ईयर का संबंध बहुत जरूरी है। देखो कान को बिल्कुल दिमाग के यहाँ बनाया है, ईश्वर ने बिल्कुल कान को ब्रेन से अटैच करा है। देखो ये जो हमारी अंदर का स्ट्रक्चर है, ये जो मिडिल ईयर रहता है, मिडिल ईयर में ये जो तीनों बोन है ये 20x हमने जो सुना है उसको बढ़ा देती है, और बढ़ाने के बाद में छोटी सी एक ऐसे ऐसे निशान दिए हो ना, लिक्विड में जाता है। ये लिक्विड में तरंगे अपने आप और तेजी से का काम करती है और आगे नर्व को देती है। वो नर्व सीधे जाके ब्रेन में पता चलता है कि हमने क्या सुनाई दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे ये प्रोसेस होती है कान की। यस तो देखो ये इंटरनल ईयर को और इसमें शो करा है स्लाइड में कि जो इंटरनल ईयर है वही हमारे बैलेंसिंग का काम करता है, और इंटरनल ईयर ही है जो हमें सुनवाने में हेल्प करता है। ये बाहर से तो दिखने वाली संरचना है, अंदर इनका फंक्शन कैसे हो रहा है। तो इंटरनली संरचना को आप और ज्यादा गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कान के 3 पार्ट हैं। एक एक्सटर्नल गाल तक ही दिखाई देता है, उसके आगे पर्दा हमें कभी दिखाई नहीं देता। उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, वो ऑटोस्कोप से देख के बताता है कि आपके कान के, उसको भी इंटरनली बस पर्दे तक ही दिखाई देता है, उसके अंदर का तो दिखाई नहीं देता। उसके लिए और टेस्टिंग की जाती है, बट इसकी टेस्टिंग से डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पाते कि बैलेंस वाली प्रॉब्लम किस कारण डिस्टर्ब हुई है। इतनी महीन महीन प्रोसेस है ब्रेन के अंदर कि हम नहीं पता कर सकते कि ये किस कारण से हुआ। बैलेंसिंग की प्रोसेस मैंने जैसा भी मेरे केस में डिस्कस कराना कि बैलेंसिंग की प्रॉब्लम कान के थ्रू भी हो रही है और ब्रेन के थ्रू भी बैलेंस हो रही है। तो छोटी छोटी चीजें हमें पता नहीं चलती हमारे शरीर में कब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ गई, कब कौन सी चीज की डेफिशिएंसी आ गई और हमारा शरीर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। और ये दूसरी वाली स्लाइड है ना, साइड वाली स्लाइड, इसमें ये शो हो रहा है कि एक्सटर्नल ईयर में, बाहर वाले कान में यदि हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें दिखाई देती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। जनरली बच्चों में ये केसेस ज्यादा देखने में मिलते हैं। जो 5-6 महीने के जो बच्चे रहते हैं वो फीडिंग करते हैं, फीडिंग के दौरान दूध जो है उनके कान के आसपास वाले एरिया नहीं होने की वजह से ऐसे फंगल इन्फेक्शन, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें दिखाई देते हैं। और बड़ों में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, सर नेक्स्ट वाली स्लाइड, प्रॉब्लम आती है वैक्स की और साथ में पानी अंदर चला जाता है। पानी अंदर कैसे जाएगा, ये केनाल जो रहती है ना, यहाँ ये यहाँ से कान के अंदर ये केनाल के अंदर पानी कैसे चला जाता है, या तो नहाने में ठीक से यदि नहाना तो अंदर तक पानी चला गया, या स्विमिंग के दौरान। अब ये पानी अंदर तो चला गया, अब अंदर यहाँ से यदि बाहर निकाल दिया तो ठीक है, नहीं निकाला ना तो इंटरनली जो मिडिल पार्ट है उसमें डिस्टर्ब करने लगता है। मिडिल पार्ट में डिस्टरबेंस आता है तो अभी मैंने बताया ना, सुनने की प्रोसेस में डिस्टरबेंस आने लगेगा। तो सर नेक्स्ट वाली, वैक्स की प्रॉब्लम किस किस को है। वैक्स की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि कान में ऐसे 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 चलाते ही रहते हैं। वैक्स की प्रॉब्लम सभी को आती है, बच्चों से लेके बड़ों तक में वैक्स की प्रॉब्लम आती है। वैक्स एक पीले कलर का ये मोमी सा मोम जैसा कुछ निकलता रहता है ना कान के अंदर से। क्यों निकलता है, ये कान के अंदर वाली जो केनाल है ना,
इसकी स्किन भी झड़ती, हमारी स्किन बाहर से भी झड़ती है और वो भी अंदर वाली स्किन भी झड़ती है। तो ये एक डेड स्किन कचरे जैसा जो है ये निकलता रहता है। कान को रोज साफ करने की जरूरत नहीं रहती। जिन लोगों को, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम मुंह चलाते हैं ना, मुंह चलता है हमारा, ये सब होता है ना, तो कान में से जनरली अपने आप ही वैक्स बाहर निकल जाता है। अंदर लिक्विड है, अंदर से जब वैक्स बनता है ना तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। पर जब हमारी केनाल के अंदर आता है ना, तो केनाल के अंदर सूख कर अपने आप ही बाहर झड़ जाता है। बहुत सारे लोग होंगे कि कभी कभी अपने आप ही कचरा कान से कुछ बाहर निकल गया। ये नॉर्मल प्रोसेस है, अपने आप होती रहती है। इसको ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं रहती कि बार बार उसको खुरच के निकाला जाए। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अंदर बाहर की स्किन भी सूखी रहती है ना, जो लोगों की लाइफ स्टाइल सही नहीं रहती, तो उनके इंटरनल एयर में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसके कारण ये डेड स्किन इकट्ठी हो जाती। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहे तो 6 महीने में एक बार उसको साफ कर लेना चाहिए। अन्यथा कान को बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं रहती। छेड़ने से बीमारियां ही होती है और कुछ नहीं होता। किन किन लोगों की हैबिट हो जाती है कि रोज कान में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो ये सारी हमारी हैबिट्स बहुत गलत हैं और कान का टेक केयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ना सर। ये देखो कुछ कारण इसमें बताए हैं कि एयर वैक्स की वजह से कैसे ब्लॉकेज आ जाते हैं कान के अंदर। तो स्विमिंग के दौरान आ सकता है, या कोई डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है, अभी मैंने बताया कि स्किन की कुछ प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है या एक्जिमा जैसा है, उसकी वजह से आ सकता है। या कोई ऑटोनॉमिक अपने आप ही इम्यूनिटी प्रॉब्लम कुछ है तो उसकी वजह से हो सकता है। या जो है कुछ ना कहीं से ब्लॉकेज यदि कान के अंदर आ जाए तो प्रॉब्लम हियरिंग में आती है, बैलेंसिंग में आती है। देखो कान की शुरुआत तो यहीं से ही हो रही है ना, यदि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आगे की प्रोसेस संभव नहीं हो पाती, आगे काम ठीक से कान नहीं कर पाता है। कान के अंदर ज्यादातर बैक्टीरिया, देखो कान के अंदर पस कितनी जल्दी आता है। कोई भी यदि थोड़ा सा भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो कान के अंदर अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में चीजें बाहर आती हैं। तो कान की टेक केयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सर नेक्स्ट, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जब कान में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सिम्टम्स आते हैं ना, कान में दर्द हो रहा है। कान का दर्द यदि यहाँ है ना, तो सिर दर्द भी होने लगता है, पूरे जबड़े तक में दर्द होने लगता है। ऐसे सिम्टम्स आते हैं कान के अंदर कि पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है। कान में सुनने में प्रॉब्लम आने लगती, क्योंकि इंटरनली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए जाते हैं ना, बाहर से वेव्स अंदर ठीक से नहीं जा पाती, जो वेव्स पहुंचना चाहिए वो ठीक से नहीं जा पाती, तो हियरिंग लॉस होना तो होना ही होना है। आगे उसकी प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी, कान के इंटरनली डैमेज हो सकता है। बाहर यदि ये केनाल के अंदर इंफेक्शन है तो या तो वो बाहर निकलेगा या अंदर भी जाएगा। अंदर जाएगा तो मिडिल ईयर को इफेक्ट करेगा। मिडिल ईयर में क्या है, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो हड्डियों में वाइब्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस लग जाएंगे। इसीलिए तो डॉक्टर को ये बोलना पड़ता है कि आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक रखिए, जो पर्दा है कान का उसको ठीक रखिए, अन्यथा आपके इंटरनल एयर में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि एक्सटर्नली जो केनाल है उसमें इन्फेक्शन यदि हुआ तो हमारा पर्दा खराब होने लगता है। कान के अंदर सभी के अंदर एक पर्दा है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो कवर करके रखता है इंटरनल मिडिल ईयर को, अंदर सुरक्षित रखता है। तो पर्दा यदि खराब होता है तो इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर इफेक्टेड होने लगती है। तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं, स्टिफनेस ऑफ जॉ हो जाएगी, या अब पूरा यदि कान दर्द है ना तो हम ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे, पूरा ध्यान हमारा वहीं लगने लगता है, चक्कर आते हैं, घबराहट जैसी फील होती रहती है और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जुड़ जाते हैं यदि कान में दिक्कत है। सर नेक्स्ट, देखो कान का संबंध हमारे ओनली फॉर कान से नहीं रहता, कान का संबंध हमारे मुंह से भी रहता है। इसीलिए तो देखो जब कान में कोई दवाई डाली जाती है ना तो मुंह में आ जाती है। किसी को डाली हो तो आपको फीलिंग आएगी कि यदि कान में दवाई डालते हैं तो मुंह में आ जाती है, नाक में डालते हैं तो मुंह में आ जाती है। इसीलिए है ना, डॉक्टर को एक ही चीज पढ़ना पड़ती, ENT। ENT नाक कान गला, ये तीनों ना आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कान में से
मिडिल ईयर और जो अपना इंटरनल ईयर है, इन दोनों के बीच से एक यूस्टेशियन ट्यूब रहती है जो माउथ में आके खुलती है। सर्दी होती है तो भी कान दर्द होने लगता है, और गले में यदि कुछ इन्फेक्शन है तो भी हमारे कान में दर्द होने लगता है। इस तरीके से रिफर्ड पेन आते हैं, क्योंकि ये इंटरनली आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सर्दी होती है तो भी कान में दर्द होने लगता है, होता ही है। सर नेक्स्ट। आप देखो, सबसे ज्यादा चैलेंज जो आता है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आता है एक तो ज्यादातर, कि कान का पर्दा खराब होता है, वो बैक्टीरियल वायरल कुछ भी फंगस एक्सटर्नल ईयर में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आई और उसमें वो रप्चर होने लगती है। वो एक चैलेंजेस आता है। या वो चैलेंजेस नहीं आता है ना, तो ज्यादातर हेयरिंग लॉस का आ जाता है। कैसे? कम सुनाई आने लगता है। कोई भी बोल रहा है तो उसको एक बार में सुनाई नहीं आता, दो दो बार बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है जब सुनाई आता है। ये प्रॉब्लम पहले तो एज के दौरान होती थी, 50, 60, 70 साल के दौरान, पर आजकल तो 40, 45 साल में ही दिखाई देने लगी। आसपास में आपके होंगे लोग जिनको कम सुनाई आने लग गया, पर वो डॉक्टर को नहीं दिखाते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, पर डॉक्टर को नहीं दिखाते। मैंने खुद ने भी मेरा उदाहरण बताया कि मेरे लगभग मुझे ध्यान है कि मेरे बचपन से ही कान में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे, पर मैं डॉक्टर को नहीं दिखाती थी। क्या पता वो कान में क्या करेगा, कान काट के ऑपरेशन करना पड़ता है, इतना डर लगता था। तो सभी डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, बट प्रॉब्लम है तो बिल्कुल यदि टेक केयरिंग की जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव होती है। अभी आज मुझे समझ में आ रहा है, पर ये यदि मैं पहले समझ लेती तो हो सकता है कि मुझे ऐसे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। तो कुछ कारण रहते हैं जिनसे हमारी हियरिंग लॉस होती, कान से सुनाई आना कम होते चला जाता है। क्या क्या कारण है इसमें स्लाइड में शो हो रहे हैं। एक तो एज एक महत्वपूर्ण कारण है। एज कारण क्या होता है, जो अंदर वाली मैंने बताया था ना, नर्व रहती है, 12 क्रेनियल नर्व निकलती हैं जो हमारे ये पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। ब्रेन से कुछ क्रेनियल नर्व निकलती हैं जो सेंसेशन को ऊपर ले जाती हैं और वहां से ब्रेन से काम करवाना शुरू करती हैं। तो ये नर्व कमजोर होने लगती है। बुढ़ापे में आंखों से भी कम दिखाई देने का रीजन ये होता है कि जो नर्व है वो अपने आप ही कमजोर होने लगती है। तो हमें हियरिंग में, सुनने में भी दिक्कत आती है, देखने में भी दिक्कत आने लगती है। तो एज एक महत्वपूर्ण कारण हो गया जिसकी वजह से हमें सुनाई देने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा कारण क्या हो गया, पोस्चर टू लाउड, मतलब कि हम इतना हैवी साउंड सुनते हैं, म्यूजिक कितना हैवी म्यूजिक सुनते हैं, जिसकी वजह से कान को समझ ही नहीं आता है कि कितना मुझे आगे बढ़ा के देना है। एकदम साउंड बहुत ज्यादा तेज आता है तो हमारे नर्व पे प्रेशर पड़ता है, वो और तीव्र गति से हमारे कान में और ज्यादा वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से पूरा फंक्शन ही इंटरनली डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा भी इससे मुझे याद आया कि अभी जो एक्सटर्नल केनाल की मैं बात कर रही थी ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है पूरे दिन हेडफोन लगाए रहते हैं। पूरे दिन हेडफोन लगाने से जो वैक्स बन रहा है ना कान के अंदर, नॉर्मली वैक्स का प्रोडक्शन हो ही रहा है, तो वो वैक्स ना अंदर घुसते चला जाता है, अंदर जाके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को खराब करने लगता है। इसीलिए बोला जाता है सामने फोन रखिए, कान से ज्यादा मत लगाइए, दोनों ही प्रॉब्लम होगी। एक तो हियरिंग लॉस भी होगी, साथ में वो लगा के रखते हैं ना, उसकी वजह से वैक्स भी अंदर चले जाते हैं। तो जेनेटिक कॉज भी रहते हैं, तो हेरिडिटी कॉज पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि ये खानदानी भी हो सकता है, बट ऐसा खानदानी ऐसा कान के लिए जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में रहा हो तो हो, ऐसा जरूरी नहीं रहता। साइकोलो फिजिकल इंजुरी ये एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि सिर में कहीं भी चोट लगी है ना, तो एकदम से हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि कहाँ चोट लगी, पर कान में सुनने में प्रॉब्लम आने लगती है। सिर में चोट लगती है तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि देखो इंटरनली जो हमारा अंदर बोनी लेब्रिंथ है, जो इंटरनल ईयर है, वो कनेक्टेड है, ब्रेन के अंदर ही है और नर्व भी वहीं से निकल रही है। तो सिर में कहीं भी चोट लगती है तो सुनने में कमी आ सकती है। सुनने में कमी आने के पीछे दो रीजन आप नोट कर सकते हैं। दो रीजन, एक तो एक्सटर्नल ईयर हो गया, इसको
बाहर वाले को कंडक्टिव डेफनेस बोलते हैं, और इंटरनली जो नर्व वाला है उसको सेंसो न्यूरल डिफेक्ट बोलते हैं। 2 डिफेक्ट में आता है, एक तो बाहर से हो गया, बाहर से हमारा एक्सटर्नल ईयर जो बाहर के जो ऑरिकल्स हैं इनमें साउंड वेव अंदर नहीं गई ठीक से, क्योंकि वहाँ केनाल में कुछ डिफेक्ट हो गया, बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन हो गया, या वैक्स बहुत ज्यादा भरा गया, या अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई चोट वोट लगने की वजह से हमारा मिडिल ईयर की जो बोन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब मान लो कि ब्रेन में चोट लगी और हमारी छोटी सी जो ये छोटी छोटी तीनों बोन है उनमें कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो कोई डॉक्टर बता नहीं सकता है कि आपके कान की बोन में फ्रैक्चर हो गया। बहुत बारीकी से उसकी जांच होगी तो ही पता चलता है कि बोन बहुत छोटी सी बोन्स होती हैं। ये कान के अंदर ही सबसे छोटी बोन, स्टेपिस पढ़ा होगा आपने, सबसे छोटी बोन हमारे कान के अंदर ही होती है। तो ये 2 कारण रहते हैं, एक तो एक्सटर्नली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, दूसरा हमारा इंटरनली जो नर्व है, जो 8th नंबर वाली जो नर्व हमने 12 क्रेनियल नर्व पढ़ी थी, जिनमें ये सारा पढ़ना पड़ता है कि पहली ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ये जो नर्व है हमारे ब्रेन तक जाती है। तो आप सर्च करेंगे तो 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई करती है हमारे कान को, हमारे सेंसेशन को अंदर लेके जाती है, ब्रेन को अच्छा रखने में हेल्प करती है। तो वो नर्व कमजोर होने लगती है, और नर्व कमजोर होने के पीछे रीजन क्या है उनको आप नोट कर सकते हैं, क्या क्या रीजन आ सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डेफनेस। कैसे आएगी? जो लोग बहुत ज्यादा चिंता, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा जिनका, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती ही आती है। या कोई लोग कुछ भी दवाइयां खा लेते हैं, कुछ भी दवाइयां खा लेते हैं, और तो और जो ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जो दवाइयां रहती है ना, जो हार्मोन्स की भी जो भी दवाइयां लेती हैं, उनकी वजह से भी हमारे हेयरिंग में कमी आने लगती है, हमारे सुनने में कमी आने लगती है। कोई भी बीमारी की यदि इलनेस है, उसको कुछ ना कुछ बीमारी यदि अंदर चल रही है तो भी हमारे सुनने में कमी आ सकती है। और क्या कमी आ सकती है? सबसे ज्यादा कमी आती है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मतलब कि पोषक तत्वों की कमी। यहाँ अंदर जो फ्लूइड है, जो नर्व है, उनको सब कुछ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि वहां भी तो सेल्स हैं, वो भी तो सेल्स अपना सब काम कर रहे हैं, पूरी बॉडी को सारा न्यूट्रिशन चाहिए। मेनली विटामिन ए की डेफिशिएंसी यदि है तो हेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो हेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी, विटामिन ई की प्रॉब्लम है तो आएगी। मेनली विटामिन B12 की यदि कमी है तो खून की कमी होती है, और खून की कमी का मतलब कि ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा डाउन है, ऑक्सीजन कैरिंग करने की क्षमता कम है, तो कान में सुनने के लिए ऑक्सीजन और ये सब तो हमारा ब्लड ही लेके जा रहा है, तो ब्लड यदि कम है तो हमारे सुनने में डेफिनेटली कमी आना तय है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स जो बहुत ज्यादा खाते हैं उन लोगों को भी हेयरिंग में बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा क्या है कि हेयरिंग से संबंधित एक और डिसीज निकल के आती है, कान में सीटी जैसी आवाज। सर पहले वाली स्लाइड रहने दें अभी। कान में सीटी जैसी आवाज किस किसने सुनी है? कान में ऐसा वाइब्रेट होने लगता है। कभी कभी ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस जो लोग लेते हैं ना, उन्होंने अपने आप में ऑब्जर्व करा होगा कि कान के अंदर एकदम से जो है सीटी की आवाज सुनाई दी, या जो है गुनगुनाहट जैसी चलती, गुनगुन गुनगुन गुनगुन, थोड़ी देर होता है फिर बंद हो जाता है। ये सारे चैलेंजेस भी ज्यादातर ऐसे ही आते हैं, या तो एज से संबंधित भी हो सकते हैं, या कान में मैंने अभी बताया कि बाहर से ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से हो गया, या कान में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है उसकी वजह से हो गया। मेनली हमारा टेंशन, स्ट्रेस और विटामिन की डेफिशिएंसी है, और जो लोग पानी नहीं पीते हैं उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखो मैंने बताया ना, इंटरनली जो कान है उसके अंदर एंडोलिम्फ लिक्विड ही भरा हुआ रहता है, जो सारी चीजों को बैलेंस करवाने में हेल्प। स्टाइल खराब रहती है उन लोगों को ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस सामने आता है, चक्कर आते हैं। जो हमारा कान है उसकी वजह से 3 डिसीज एक साथ निकल के आती है,
हम लोगों से परीक्षा में बहुत बार पूछा है मैं भी भूल जाया करती थी कैसे कैसे नाम हुआ करते थे। तो 3 डिसीज आती एक साथ, मैन तीनों चलती हैं, एक वर्टिगो, एक उल्टी जैसा लगना और सिर दर्द। ये तीनों डिसीज एक साथ होती है ना, टिनिटस बोलते हैं, गुनगुनाहट की आवाज जो आती है कान में, ये तीनों डिसीज एक साथ VDT। तो वर्टिगो हो गया, डेफनेस हो गया, टिनिटस हो गया, इनको मैनर्स डिसीज कहा जाता है। एक साथ इनको दोनों को मिला के मैनर्स डिसीज कहा जाता है। इन तीनों का मेन कारण हमारा कान ही होता है। हमें नहीं पता होता कि हमें चक्कर क्यों आ रहा है, हमारे कान में प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया तो पता चलता कि कान में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से हमें चक्कर आ रहे थे, बैलेंस नहीं बन रहा था और इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। पर कभी कभी डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं होता है कि ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, कोई से भी कारण से हो सकता है। तो डॉक्टर्स अपने न्यूट्रिशन की दवाइयां लिखते हैं, विटामिन डी की दवाइयां देते हैं, विटामिन ई की दवाइयां देते हैं, उससे ये चीजों को ठीक कर सकते हैं। डेफनेस, सुनने में कमी आने लगी या सुनसुनाहट की आवाजें जैसी आने लगती हैं, ये भी हमारे कान की वजह से होता है। तो हमें हमारे कान की टेक केयरिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे चैलेंजेस अभी जो मैंने बताया ना, जिन लोगों की लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी है, जो लोग बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा हेडफोन लगा के रखते हैं, या जो लोग अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, उनकी नर्व अपने आप अंदर से कमजोर होने लगती है। हियरिंग की भी नर्व अपने आप कमजोर होने लगती है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी यदि होती है तो हमारे हियरिंग में प्रॉब्लम आती है। उन लोगों को रिस्क है ऐसी, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे। कुछ लोगों को कुछ भी खाने से एलर्जी हो जाती है, हमें नहीं पता हमारे कान में कब एलर्जी होगी। तो ये देखो, ये स्लाइड में शो हो रहा है कि हमें हमारे कान की कैसे देखभाल करनी है, टेक केयर कैसे करना। सबसे पहले तो जरूरी है कि हम यदि बाहर जा रहे हैं, डस्ट भी अंदर जाती, तो कान के अंदर स्वेब लगा के रखें, कॉटन लगा लें कान के अंदर, कहीं भी धूल डस्ट वाले एरिया में जा रहे हैं तो नहीं जाए। दूसरा, यदि हमारे कान में एक्सटर्नल एयर को साफ करने के लिए एयरबड का यूज किया जाता है, पर उसको अंदर तक नहीं डालना, नहीं करना ना। ये सारे टेक केयरिंग है हमारे कान के लिए कि रोज रोज नहीं करना है। सावधानी रखना है हमें कि लाउड स्पीकर में नहीं जाएं, और यदि वाटर में यदि जा रहे हैं तो हमारे कान को अच्छे से पैक कर ले, पानी अंदर नहीं जाए। और ज्यादातर पानी का हमें हमारी लाइफ स्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, कान के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, पुराने नुस्खे बहुत दो, ये डाल दो, वो डाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। आजकल इसके लिए स्पेशली डॉक्टर बनाए हैं, उनके हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने तो ये देखा कि वैक्स है तो आजकल लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद ही ला के डाल देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि अंदर कान का पर्दा है, वो भी डैमेज हो जाएगा। यदि डॉक्टर को पता है किस कंडीशन में कौन सी चीज को यूज करना है, अपने मन से ये नुस्खे नहीं आजमाना चाहिए। दूसरा, अपने मन से डीपली कान को नहीं छेड़ना चाहिए, अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है इससे। लाउड स्पीकर का तो आप सभी को पता ही है कि भैया, यदि इवन और 2-2 घंटे 1-1 घंटे कान से फोन लगा के रखते हैं, उन लोगों को भी हियरिंग लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और भी बहुत सारे कारण है। हमें ज्यादा अपने आप खुद डॉक्टर नहीं बनना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट कराएं, क्योंकि हम प्रॉब्लम बढ़ा लेंगे यदि हम खुद ही खुद करते रहेंगे उसको। डॉक्टर के पास जाने में डरना नहीं है, वो समझाएगा आपको, आपकी इच्छा हो तो आप आगे उस तरीके से काम करें, नहीं इच्छा है तो मत करिए। कोई जबरदस्ती आपको एकदम से गए और जाते से एकदम से आपके कान का ऑपरेशन तो कर नहीं देगा वो भी पहले पैसे जमा करवाएगा, आपको सारी चीजें बताएंगे कि भैया ये चीजें हैं। तो हमें हमारे कान की टेक केयरिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम बचपन से ही कान की टेक केयरिंग अपने बच्चों की रखेंगे तो कभी भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी और हमें हियरिंग लॉस जैसी संभावनाएं नहीं आएंगी। यदि हम 2-3-4 चीजों का यदि हम लाइफ टाइम ध्यान रखेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। हम अच्छे से जिंदगी भर कानों से सुन पाएंगे और जिंदगी भर चल पाएंगे बैलेंस बना के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।